हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का गीत गोविंद एकेडमी में। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने विभाज्यता का नियम पढ़ा था। अब हम लोग अपने वास्तविक चैप्टर पे आते हैं। कक्षा 10 के हमारा जो पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्या। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। जब हम आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि संख्या को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग में बांटा गया? तो पहला भाग हम आपसे बताए थे कौन सा? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। दो संख्या की बात की थी। तो वास्तविक संख्या की जब हम बात कर रहे थे तो उसको हमने फिर से दो भागों में बांटा था। एक था परिमेय संख्या और दूसरा था अपरिमेय संख्या। उसी क्रम में फिर से हमने अपरिमेय को छोड़ दिया था और अपरिमेय को छोड़ के हम फिर से डिवाइड किए थे परिमेय संख्या को कौन से भाग में? पूर्णांक तथा दशमलव में। उसके बाद इस क्रम में हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा। प्राकृतिक संख्या में हमने सम संख्या पढ़ा, विषम संख्या पढ़ा, अभाज्य संख्या पढ़ा। उसके बाद हमने पूर्णांक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा। इस तरह से पढ़ते हुए हम सभी संख्याओं को हम लोग लास्ट में पहुँचे हैं वास्तविक संख्या पे। और यही हमारा आज का चैप्टर है कि वास्तविक संख्याएं जो हमारा चैप्टर है इसी पे हम आज लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या होता है। तो वास्तविक संख्या में बच्चों हम लोगों को दो प्रमेय पढ़नी है। दो प्रमेय पढ़नी है जो कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं। बस उसी को हमको यहाँ पे फिर से एक बार चर्चा करनी है। और यह दोनों जो प्रमेय हैं इन्हीं के माध्यम से हम HCF जो होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो सब इसमें हमारे पास दो है। पहला है यूक्लिड विभाजन। पहला क्या है बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और दूसरा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। यह दो हमारे पास है बच्चों। पहला क्या है? यूक्लिड विभाजन और दूसरा क्या है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक, तो हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करेंगे। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब बच्चों हमारे पास जो यह है अंकगणित में हम लोगों ने पढ़ा था। तो कक्षा 10 की जो यूक्लिड विभाजन है यह हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब फिर से इसी का हम लोग एक बार नॉर्मली रूप से अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि यह क्या था। जैसे दो संख्याएं दी गई थी और उनका हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था। तो हमने प्रयोग किया था। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं 74 और 112। ठीक, तो इसका हमको क्या निकालना था? महत्तम समापवर्त। किस विधि से? तो आप कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, तो इस विधि से हम इसका क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक ठीक, तो महत्तम समापवर्तक में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है प्रमेयिका कि जो छोटी संख्या है इससे इस बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए और उसके बाद जो शेष बचेगा उस शेष से फिर इसमें भाग देना और यही क्रम तब तक जारी करते रहना है तब तक कि पूर्ण रूप से यह संख्या कट नहीं जाती। ठीक, तो आइए हम इसका मौसा निकालते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 112 में हम किससे भाग देंगे बेटा? 74 से। ठीक, इस 74 से भाग देंगे। भाग कितनी बार जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर जी एक बार।
एक बार भाग लेके हम कितना हो गया 74 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना हो गया 2 है, 4 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे इससे क्या लेंगे हासिल, ठीक, जिसको कैरी भी कहते हैं। तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ आके 10 हो जाएगा, 10 और 2 मिल के कितना हो गया 12। अब 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8, यहाँ पे हो गया। अच्छा यह देखो यह टोटल कितना था 11 था, 11 में से एक इसको दे दिया तो यह कितना बचा 10, और 10 में से 7 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे आप 3 सर जी। अब देखो यह जो शेष 3 हो गया है, इस 38 बच गया शेष हमारे पास। इस 38 से हम क्या करेंगे, जिससे भाग दिए थे यहाँ पे उसमें फिर से भाग देंगे, ठीक। तो अब हम इसको यहीं पे लिख लेंगे और इस तरह से 74 लिख लिए। चलिए अब भाग देंगे हम, तो अगर 38 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, तो आप कहेंगे कि सर जी 2 बार लेके जाएंगे तो 76 हो जाएगा। तो कितनी बार लेके जाएंगे, तो कहेंगे आप कि 1 बार। तो हम यहाँ से फिर से 1 बार भाग लेके गए और यहाँ कितना हो गया हमारा 38 हो गया। अब देखिए यहाँ फिर हो गया क्या 14, 14 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 6, और 1 इसको दे दिया है तो इसके पास कितना बचा 6, और 6 में से 3 गया 3 हो गया 36। अब 36 बच गया प्यारे बच्चों। अब इसमें किस में भाग देना है 38 में, क्योंकि लास्ट बार हम 38 से भाग दिए थे, तो अब 38 में भाग देंगे किससे 36 से। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं 38, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए कि 38 में 36 से कितनी बार भाग जाएगी, तो आप कहेंगे कि सर जी 1 बार। तो हम फिर से 1 बार भाग लेके गए और यहाँ पे कितना हो गया 36, शेष कितना बच गया, आप कहोगे कि सर जी 2। अच्छा देखो अभी 2 शेष बचा हुआ है, तो हम इसको अब इधर करेंगे, तो अब इस 2 से किस में भाग देंगे बच्चों, इस 36 में भाग देंगे, ठीक। तो अब इस 2 से 36 में भाग देंगे तो आप कहेंगे कि 2 इकाई 2, कितना बच गया 1 बच गया, यहाँ हो गया 16, और 2 8 16, यह कट गया पूर्ण रूप से। तो किससे भाग देने पर यह पूर्ण रूप से कट गया बच्चों, तो आप कहोगे कि सर जी 2 से। तो जिससे भाग देने पर यह पूर्ण रूप से कट जाता है प्यारे बच्चों, वही होता है हमारा मस। तो 2 हो गया हमारा मस, ठीक। तो इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मस निकालते हैं, ठीक ना। और इसका प्रयोग हम सिर्फ यहीं पर करते हैं, ठीक, मौसा निकालने के लिए। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम आप लोगों को लेके चलेंगे, गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तब हम लोग आएंगे आधारभूत प्रमेय पे, ठीक। इसको मिटा रहे हैं, इसके बाद इसमें 2 एग्जाम्पल हम आप लोगों को लिख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा सॉल्व करके। 36 और 98 का मौसा पहला, दूसरा नोट कर लीजिए आप लोग 12 और 56 का मौसा का मौसा किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप लोग निकाल के हमको कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, थोड़ा सा चलेंगे गुणनखंड की तरफ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक, अपने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जो भी है, ठीक। तो सबसे पहले हम गुणनखंड में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। एक एग्जाम्पल हम लेंगे और उसी से समझाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 54, इसी से समझाएंगे आप लोगों को। आप लोग बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि किसी संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है।
अब कहेंगे कि सर जी ये कैसे, तो अभी देखिए हम आप लोगों को समझाते हैं कि इस 54 को हम अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते हैं कि कैसे किया जाता है। अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। पहला क्या होता है 2, 2 से किए कितना हो गया 27। अब 2 से तो भाग लगेगी नहीं, तो अब किससे भाग देंगे आप, तो कहेंगे कि सर जी 3 से। चलिए 3 से भाग दे दिए, या कितना हो गया 9, फिर 3 से भाग दे दिए कितना हो गया 3, फिर 3 से भाग दे दिए कितना हो गया 1। अच्छा देखिए इसमें जितनी बार भी हम लिखे हैं क्या है, अभाज्य संख्या ही तो है हमारे पास, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हमारे पास क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक, तो प्यारे बच्चों यही जो गुणनखंड हम करते हैं इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो किसी भी संख्या को, ठीक ना, किसी भी संख्या को, संख्या का अगर अर्थ ले लें तो एक शब्द प्रयोग करना चाहेंगे भाज्य संख्या को। ठीक ना, किसको, भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनखंड हम नहीं कर सकते। अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, केवल वह संख्या होती है और 1 होता है। तो हम किसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, भाज्य संख्याओं का। किसका बच्चों, भाज्य संख्याओं का। तो हम लिखेंगे कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे 54 का लिखना था तो 54 को हम किस तरह से लिख लिए, 2 गुणते 3 गुणे 3 गुणे 3, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणते 3 की पावर 3। हो गया, इस तरह से समझ में आया आप लोगों को। अब आते हैं हम कि अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हों तो उनका लसा और मौसा कैसे निकालेंगे इस गुणनखंड विधि से। और यही गुणनखंड विधि जो हम अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़े हैं यही होती है हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यही होती है हमारी आधारभूत प्रमेय। किसकी, अंक गणित की। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भाज्य संख्या के गुणनखंडों को हम किसी भाज्य संख्या के हम उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 254 है। ठीक, तो 254 को हम किस तरह से लिखेंगे, तो इनके अब पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 1 2 7। अच्छा प्यारे बच्चों देखो 127 जो है यह किसी ऐसी संख्या से कटेगा, किसी संख्या से, तो आप कहेंगे कि सर जी नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा प्यारे बच्चों तो यह क्या हो जाएगा, 127 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। और 127 अभाज्य संख्या है और यहाँ क्या है 2। तो देखिए 254 जो हमको मिला हुआ किस फॉर्म में मिला, 2 गुणते 127। अब देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है और 127 भी अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या का अगर हम गुणनखंड करें तो वह सदैव किस फॉर्म में मिलेगा, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में ही मिलेगा। अगर आप बात करें एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि 96 है। ठीक, क्या है 96, 96 का गुणनखंड करेंगे हम। ठीक, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, कितनी बार हो गया, 2 दूना 4 गुणते 2 गुणते 3, इस तरह से होगा। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से आएगा। आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, 96 को पहले काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 48, फिर 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3 और इसके बाद 3। तो देखिए इस तरह से हो गया क्या, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते
3 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणते 3। ठीक, क्या है मतलब 2 का 5 बार गुणा है और 3 का 1 बार गुणा है। ठीक, इसको समझ लीजिए, यहीं से हमारे आधारभूत प्रमेय का शुरुआत होता है। अब अगर प्यारे बच्चों हमको 2 से अधिक संख्याएं दे दे और उनका लौसा और मौसा पूछता है तो हम यहीं से निकालेंगे। जैसे देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए कि 54 है और 72 है, तो इन 2 संख्याओं का मौसा और लौसा, मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहीं से हम क्या करेंगे कि इनका पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। ठीक, देखिए कितना हो गया, 2 तिहाई 6 दूना 2 तिहाई 6 और 6 तिली 18, 18 तिहाई 54। ठीक, अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणते 3 की पावर 3 लिख सकते हैं एकदम आराम से, क्योंकि 3 बार गुणा है इसलिए 3 लिख सकते हैं। चलिए अगर हम 72 की बात करते हैं, ठीक, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि सर जी 72 का होगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। कैसे देखिए 2 दूना 4 दूना के 8 तिलिक 24 तिया 72 हो गया। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3 गुणते 3 की पावर 2। प्यारे बच्चों अब हमारे पास 2 ठो मिल गया, एक ठो यहाँ से मिल गया हमको 2 गुणते 3 की पावर 3 और यहाँ से मिल गया 2 की पावर 3 गुणते 3 की पावर 2। अब हम थोड़ा सा मौसा और लौसा का नियम समझते हैं, ठीक ना। मौसा का नियम कहता है प्यारे बच्चों कि जो संख्या दोनों में कॉमन होगी उनका गुणनफल मौसा प्राप्त होगा। जैसे देखिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, एक बार दोनों में है तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे 2। इसके बाद दोनों में एक ही बार केवल आया है, इसमें 3 बार है लेकिन ऊपर वाले में 1 बार है, तो कम से कम जिसमें आया रहेगा उसको लेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं 3 की बात करते हैं, तो देखिए इसमें 3 बार आया है और इसमें 3 2 बार आया है, तो कम कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे कि 2 बार, तो यहाँ से हम 2 बार 3 लिख लेंगे। ठीक, अच्छा प्यारे बच्चों इसको देखो हम अगर इस तरह से लिखें 2 गुणते 3 की पावर 2। ठीक, इसको समझिएगा 2 गुणते 3 की पावर 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 था और यहाँ पे 2 की पावर 1 था, इसको 2 की घात 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो यहाँ हमको जो आंसर में मिला मौसा वह 2 की घात 1 मिला। मतलब कि जो हमारा मौसा होगा वह कम से कम घात वाली संख्या मौसा में मिलेगी जो कि सभी में उपस्थित होगी। ठीक, अगर यहाँ पे 2 है तो देखिए कम से कम 1 घात 1 बार 2 है तो 1 घात 2 का मिल गया। इसमें देखिए 3 की घात 2 है, इसमें देखिए 2 घात थी, इसमें 3 घात थी, तो 2 और 3 में कौन कम है, तो 2 कम है, तो 2 को हम यहाँ उठा के रख लिए 2 3 की पावर 2। अब इसका गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो 2 गुणते 3 की घात 2 का मतलब 9 और गुणा कर लेंगे तो 18, यह हो जाएगा हमारा मौसा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे हम लौसा की। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हम ऊपर अभी मिटा के इसको लिखेंगे आप लोगों के बीच में। देखिए क्या है हमारे पास, 54 का था 2 गुणते 3 की पावर 3 और 72 का था 2 की पावर 3 गुणते 3 की पावर 2। ठीक, अब प्यारे बच्चों बात आती है लौसा की। तो लौसा कहता है
कि यह संख्या चाहे उपस्थित हो चाहे ना हो सब में, ठीक ना, उसकी अधिकतम घात जिसमें भी उपस्थित होगी उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात अधिकतम क्या है 3, तो 2 की घात 3 लिख लिए, ठीक। और प्यारे बच्चों 3 की अधिकतम घात कितनी है, तो आप कहेंगे कि 3, तो 3 की घात 3 लिख लिए। अब प्यारे बच्चों 2 की घात 3 होता है 8 और 3 की घात 3 होता है 27, ठीक। अब आप गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, फटाफट बता दो। तो आप कहेंगे सर जी 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 दूना के 16 और 5 21, कितना हो गया प्यारे बच्चों 216। तो 54 और 72 का लसा निकल के आ गया 216 और मौसा निकल के आ गया 18। तो यह अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। इस तरह से आप लोगों को लसा और मौसा निकालना होता है, ठीक ना, किससे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजन से आप लोग केवल मौसा निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक सवाल करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए हम लोग थोड़ा सा इसमें हम आप लोगों को एक ठो बता देते हैं, वृक्ष विधि। वृक्ष विधि क्या होती है, वृक्ष विधि होती है बच्चों गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। वृक्ष विधि इसको हम लोग कहते हैं ट्री मेथड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ट्री मेथड, ठीक। तो वृक्ष विधि से हम लोग क्या निकालेंगे, तो चलो हम लोग वृक्ष विधि से ज्ञात करते हैं गुणनखंड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो वृक्ष विधि से क्या करते हैं, जैसे हमारा पास मान लीजिए 72 था, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लीजिए और इसमें भाग दे दीजिए। तो इसको 2 पार्ट में हम लिख लेंगे ऐसे, यहाँ 2 हो जाएगा और इसका अगला पार्ट हो जाएगा 36, 2 गुणते 36 72 हो गया। अब इस 36 को तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो फिर से 2 गुणते 18 में टूटेगा, ठीक। इसके बाद फिर से इस 18 को तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो इस 2 गुणते 9 में टूटेगा और इस 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणते 3, इस तरह से टूट गया। तो देखो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारे पास आप देखेंगे तो इस सीक्वेंस में एक हमको क्रम मिल रहा है, वह क्या है 2 2 2 3 3, यह सभी क्या है अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। तो यह होता है हमारा ट्री में ट्री मेथड या वृक्ष विधि। इसको अब हम इस जितने किनारे पे मिल रहे हैं इनको हम लिख लेंगे इस तरह से 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, और यह हो गया हमारा गुणनखंड। किसका 72 का गुणनखंड किससे, तो आप कहेंगे वृक्ष विधि से। किससे प्यारे बच्चों, तो वृक्ष विधि से। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग लसा और मौसा की यहीं पे, क्योंकि यहीं पे हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखिए हमारे पास लसा मौसा सीखे हैं निकालना, तो लसा और मौसा के लिए एक फार्मूला होता है कि अगर 2 संख्याएं, 2 संख्या ए और बी दिया हो और उनका लसा यल और मौसा यच है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है बराबर होता है। तो यहाँ से लिखते हैं ए गुणते बी बराबर यल गुणते यच। प्यारे बच्चों यह फार्मूला केवल 2 संख्याओं के लिए काम करती है। अगर 2 संख्या से अधिक, अगर यहाँ 3 संख्या हो जाएगी तो यह फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसके लिए क्या होता है, अगर 2 से अधिक 3 संख्याएं दी गई हो प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे आप, तो
जब 3 संख्याएं दी जाती हैं तो उस समय अलग नियम होता है, उसकी बात जब लौसा और मौसा की बात करेंगे तब पढ़ाएंगे। अभी आप लोग इसको जानिए, ठीक। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसमें करते हैं, इसके बाद हम लोग बताएंगे कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो प्यारे बच्चों एक और सॉल्व करते हैं, जैसे 12, 18 और 24 का लौसा और मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। लौसा और मौसा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का मौसा गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 गुणते 3 हो गया। 18 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणते 3 गुणते 3, तो 2 की पावर 1 गुणते 3 की पावर 2, या इसको 2 गुणते 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 24 को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर जी 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, या 2 की पावर 3 गुणते 3 हो गया। अब प्यारे बच्चों मौसा हम ज्ञात करेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि सर जी मौसा के लिए आप बताए हैं कि जो सबसे कम बार तीनों में होगा उसको लिखेंगे। तो 2 देखिए, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, कम से कम कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार लिख लिए। 3 देखिए, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है और इसमें भी 1 बार है, तो यहाँ से हम 1 बार 3 लिख लेंगे, ठीक। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। प्यारे बच्चों देखो सबसे कम घात 2 और सबसे कम घात 1, दोनों में 1 1 घात कम थी, लिख लिए, कितना हो गया, 6 हो गया। अब बात आती है लौसा की प्यारे बच्चों, तो लौसा की देखो सबसे अधिक घात कितनी है, 2 की घात 3 है और 3 की घात 2 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणते 3 की घात 2, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। देखो प्यारे बच्चों सबसे अधिक 3 बार आया था, देखो यहाँ 3 बार हो गया। सबसे अधिक 2 बार आया था, देखो यहाँ 2 बार हो गया। अब सबका गुणा कर लो, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तिली 24, 3 72, यह हो जाएगा हमारा आंसर लौसा, और यह 6 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। इस तरह से हम लोग क्या निकालना सीखे, लौसा और मौसा। तो प्यारे बच्चे इस तरह से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय खत्म हो गई। अब बात करेंगे हमारा आज का जो लास्ट पॉइंट है कि करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, ये संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं बताई जाती हैं। तो अपरिमेय क्यों है, ठीक। तो प्यारे बच्चों हम लेंगे करणी में 2 को और उसके हिसाब से हम लोग सिद्ध करेंगे कि करणी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, ठीक ना, यहाँ लिखेंगे कि माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय है। तो जब प्यारे बच्चों हम परिमेय पढ़ा रहे थे तो आप लोगों से बताए थे कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। किस रूप में लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q का मान कैन नॉट 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ से करणी में 2 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, P बटा के Q लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म करते हुए बताते हैं आप लोगों को। यहाँ से अगर इस P Q का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो P बराबर हो जाएगा करणी में 2 गुणते Q, ठीक प्यारे बच्चों।
अगर इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो यह पी स्क्वायर बराबर कौड़ी में 2 का वर्ग करोगे तो 2 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चे, 2 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर किसी संख्या का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी, अर्थात जो p है वह 2 के गुणनखंड के रूप में 2 के गुणनखंड के रूप में प्राप्त होती है। तो मान लेते हैं कि p में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास c बार में कट जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए यहाँ से कि हमारे पास जो p है वह किस फॉर्म में आ गया, 2 इंटू सी के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो अगर यहाँ से हम p की जगह पे 2c रखते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर इजकल टू 2q का स्क्वायर। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से अगर हम करते हैं तो यह 4c स्क्वायर इजकल टू 2q स्क्वायर आ रहा है। अगर 2 को इससे काटेंगे तो यह 2c स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमको क्या मिल जाएगा, q स्क्वायर इजकल टू 2c स्क्वायर। ठीक प्यारे बच्चों, यह p बटा q क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, अभाज्य संख्या है। और जबकि देखिए p और q की वैल्यू देखिए हमको किस 2 इंटू सी के फॉर्म में आ रही है। ठीक, तो इस तरह से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह दोनों क्या हैं, परिणाम हमारे क्या हैं, गलत आ रहे हैं। यह जो परिणाम है क्या रहे बच्चों, परिणाम गलत हैं, क्योंकि p और q केवल एक अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और यह इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना की थी। ठीक, अगली लाइन क्या होगी हमारी, हमारा p बटा q एक अभाज्य संख्या है, जबकि हमारे पास p का मान देखिए क्या आ रहा है, 2 इंटू सी आ रहा है, और q का मान कितना आ रहा है, √2 इंटू सी आ रहा है। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि यदि अगर यह अभाज्य संख्या है तो 2 के गुणनखंड के रूप में यह नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, अभाज्य संख्या है तो 2 गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है या तो फिर वह संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे q का भी अभाज्य गुणनखंड 2 आ रहा है और p का भी अभाज्य गुणनखंड हमको 2 प्राप्त हुआ था। ठीक, तो इस तरह से यह क्या है, परिणाम हमारा गलत है। और यह गलत इसलिए हुआ है क्योंकि हमने परिकल्पना की थी कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा, इसमें अगर चैप्टर में आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो हम करा देंगे, आप लोग कहेंगे तो एक्सरसाइज भी करा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।